अगर आपने कभी ये फील किया है कि भीड़ के सामने खड़े होने के विचार से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और हथेलियों में पसीना आने लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया के सबसे कॉमन डर में से एक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग अप्रोक्सीमेटली 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, जिसे ग्रोसोफोबिया भी कहा जाता है, स्टडी से पता चलता है कि लोग मरने से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इस पर रोशनी डालती है कि यह डर हम पर कितनी गहराई से, कितने इन डेप्थ में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसे लोगों की काउंटलेस कहानियाँ हैं जिन्होंने इस डर को डटकर सामना किया और जीते। कई फेमस और सक्सेसफुल लोग भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी पब्लिक स्पीकिंग से डरते रहे। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ओपरा विनफ्री, सभी ने एक्सेप्ट किया सक्सेसफुल होने से पहले वे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरते थे। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा वर्ड है जिसे हमें से ज़्यादातर लोगों को बहुत डर लगता है। लोगों से कैसे बात करनी है, स्टेज पर जाके कॉन्फिडेंटली कैसे बात करना है, सोशल मीडिया के लिए अच्छे से वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा, बिना कट वाली इंटरव्यू में कैसे बात करें, बॉस से अप्रेजल के लिए कैसे बात करें, शादी के लिए प्रपोज कैसे करें, वगैरह वगैरह। सभी चीज़ों के लिए पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। उस इंसान को याद कीजिए जिसका बोलने का तरीका काफ़ी आपको पसंद आया, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, उनकी पब्लिक स्पीकिंग कमाल की है और आप भी उसी इंसान की तरह लाखों लोगों से बात करना चाहते हैं, उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी यही सब कुछ चल रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हम जानेंगे। इस पूरी वीडियो को हमने 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसके थ्रू हम लेवल वाइज इस टॉपिक को फुल डिटेल में समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 1, लोगों के सामने बोलना। ये सबसे बड़ा पॉइंट। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी बात है, एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात दूसरे लोगों तक कह सकते हैं। पहले के ज़माने में जब लोग मिल नहीं पाते थे तो वह लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। सबसे पहले यह तरीका आज से लगभग 450 साल पहले इजिप्ट में आया था, जब लोग एक दूसरे को लिखकर अपनी बातें बताया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने भाषा सीखी और फिर उस भाषा को इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखी। इस पूरी प्रोसेस को कन्वर्सेशन कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग होती है। जब आप किसी एक इंसान से बात करते हैं तो उसे कन्वर्सेशन कहते हैं। जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हैं तो जो आपके मन में जो है उसे बोल सकते हैं और प्लानिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अपने डेली के आम बोलचाल वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी कि एग्जैक्ट क्या बोलना है और कैसे बोलना है। यहाँ पर आम बोलचाल के शब्द की जगह फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। पब्लिक स्पीकिंग करते समय यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, अपनी ऑडियंस के आर्ग्यूमेंट और उनके फीडबैक को समझना होगा। हम ऐसा नहीं करते हैं कि अपनी बातें बताते जाएं और ऑडियंस की एक भी ना सुने। ऐसे में ऑडियंस आपकी स्पीच से अपना इंटरेस्ट खो देगी। इसके लिए अपनी ऑडियंस से टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहें। सेकंड पॉइंट, ऑडियंस के साथ इमोशनली जुड़कर अपनी बातों को फैक्ट के साथ रखें। जो भी मैसेज आप अपनी स्पीच के जरिए देना चाहते हैं वो ऑडियंस तक क्लियरिटी के साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2, एथिक्स और पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का गोल लिसनर से मनचाहा रिस्पॉन्स लेने का है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। मतलब अगर लिसनर्स को आपकी बात पसंद आई तभी तो वो आपके लिए तालियां बजाएंगे, क्लैपिंग करेंगे। आप उनसे ज़बरदस्ती क्लैपिंग नहीं करवा सकते। पब्लिक स्पीकिंग एक पावर की तरह है, इसलिए इसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जुड़ी होती है। तो याद रखना, एक पब्लिक स्पीकर होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि लोगों को सही चीज़ें बताएं। एक पब्लिक स्पीकर होने के नाते आपका फ़र्ज़ ये है कि लोगों को आप बिल्कुल राइट, करेक्ट चीज़ें बताएं जो उन्हें समझ में आए। लेकिन कुछ लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं और पैसे या फिर किसी दूसरी चीज़ के लालच में अपनी स्किल का गलत फ़ायदा उठाते हुए लोगों को गलत नॉलेज दे देते हैं। लोगों को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके अपने मकसद के लिए लोगों को हाँ मनवा देते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एथिक्स कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है या आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दूसरों को ना बताएं और पहले खुद सीखें, फिर दूसरों को बताएं और झूठ कभी ना बोलें। अब सीधी सी बात है, जो चीज़ आप खुद अपने आप में श्योर नहीं हो उसको जानने के लिए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला भी उस बात को समझेगा। नो वी कैन कम ऑन द चैप्टर नंबर 3, लिसनिंग। ये कम्युनिकेशन स्किल का थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिसनिंग। जब आप पहली बार लिसनिंग शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? शायद आप सोचते होंगे कि इसका मतलब सुनना होता है, लेकिन नहीं। लिसनिंग और हेयरिंग दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। लिसनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुनना, समझना और फिर उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना। वहीं पर दूसरे शब्द हेयरिंग का मतलब होता है सिर्फ किसी चीज़ को सुनना और जो मन में आए रिएक्शन दे देना। दैट्स इट। इन दोनों ही शब्द का मतलब बहुत डिफरेंट है, अपने आप में बहुत कॉमन डिफरेंट है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं तो आप इसे हेयरिंग बोलेंगे, जहाँ पर आप अपनी बात बोल रहे हैं और सामने वाले की बात भी सुन रहे हैं। जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या फिर आप एक कॉमन ऑडियंस के तौर पर
पब्लिक स्पीकर के सामने बैठते हैं तब आप लिसनिंग करते हैं, मतलब हर छोटे छोटे वर्ड्स को, हर छोटी छोटी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप अपना रिएक्शन दे देते हैं। तो याद रहे, अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बने। अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले ये बात आपको याद रखना है कि हमेशा एक अच्छा लिसनर बने, दूसरों की बातों को अच्छे से समझें, सोचें। रिसर्च में पता चला है कि जो हम सुनते हैं उसका सिर्फ 50% ही याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर सुनने से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस की बात अच्छे से समझें। इसलिए जब कभी भी आपकी ऑडियंस आपसे कुछ बोले, आपको बिल्कुल चुप हो जाना है ताकि आप उनकी बात को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ना कि सिर्फ अपनी बात बोलते रहें और उनकी बात भी ना समझ पाएँ। फिर अगर आप एक ऑडियंस के रूप में भी जा रहे हैं तो अपने पब्लिक स्पीकर की बात को सबसे पहले सुने, उसके बाद अपनी बात कहें ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सकें। नाउ कम ऑन द चैप्टर नंबर 4, स्पीच देने का सही तरीका। एक पब्लिक स्पीकर के लिए उसकी पहली स्पीच बहुत क्रिटिकल होती है। जब आप अपनी पहली स्पीच देने जा रहे हो तो ऑडियंस से एक पब्लिक स्पीकर बनने जा रहे हैं और आपको अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑथर ने कुछ तरीके बताए हैं, इन्हें आपको अपनी पहली स्पीच के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। फर्स्ट, ऑडियंस से बातचीत करना। अपनी ऑडियंस से बात करें, क्योंकि अगर आप जाते ही अपने टॉपिक के साथ शुरू हो जाएंगे तो किसी को भी कोई मज़ा नहीं आएगा और कोई भी आपकी स्पीच में इंटरेस्ट नहीं लेगा। शुरुआती दौर में 2-3 मिनट ऑडियंस से बात करने और उनसे उनके हालचाल पूछने से और उनके यहाँ आने का पर्पस पूछने से उन्हें आपका बिहेवियर पसंद आएगा और वह आपके शब्द को सुनना और समझना चाहेंगे। और बात करने के बाद आपको अपने टॉपिक पर फुल डेडिकेशन के साथ फोकस करना होगा। अपनी ऑडियंस से बात करने के बाद आपको टॉपिक पर पूरा फोकस करना है। धीरे धीरे लोगों को अपने टॉपिक के बारे में बताना है, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ऑडियंस को बताएं। अपनी बातों में आम बोलचाल के फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करें, हैवी शब्दों का यूज़ बिल्कुल ना करें ताकि हर कोई उसे समझ पाए और ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए। अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करें, अपनी स्पीच को पूरी तरह प्लान करके बोलें। प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस बारे में क्लियर रहे कि कौन सी बात पहले बोलने से ऑडियंस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन सी बात बाद में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में शुरू करना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक की मेन बॉडी पर जाएं। मेन बॉडी में अपने टॉपिक के हर इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करें और आखिरी में जब कंक्लूजन देते समय अपने टॉपिक के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हुए उसको पूरा करना है। इस तरीके से आपकी स्पीच पूरी तरह ऑर्गेनाइज रहेगी और लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीच के टॉपिक को सेलेक्ट करना। अपनी स्पीच के लिए कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते समय ध्यान रखें, या तो वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए या तो वह टॉपिक आपके लिए नया होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानते हैं, आपको पता है एग्जैक्ट उनको बनाने से लेकर मार्केट में उतारने तक, खरीदने तक सब कुछ आपको पता है, मालूम है, तो आप पब्लिक को उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी टॉपिक कई लोगों के लिए नया है और सभी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स निकालें, समझें और पब्लिक को बताएं। इससे वो सुनना चाहेंगे क्योंकि यह बहुत नया टॉपिक है और उसको हर कोई जानना चाहता है। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, ऑडियंस थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो आप सिर्फ उनका ओवरव्यू ही कवर करें, इससे बैलेंस बना रहेगा। न्यू कम ऑन द चैप्टर नंबर 6, ऑडियंस को एनालाइज करें। यह पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना। देखिए, स्पीच देने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है और वो क्या चाहती है। अगर आपके ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे हैं जो मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और खुशहाल मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा होने के रीजंस, इसका इन्फ्लुएंस और इसे ठीक करने के तरीके पर बात करने से वो आपके साथ कनेक्ट फील करेंगे। हो सके तो इससे जुड़ा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करें। अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट पता करने के लिए सबसे पहले उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो कहाँ से हैं और उनका आने का पर्पस क्या है, एग्जैक्ट आने का जो रीज़न है वो क्या है। इस तरह थोड़ी बातें करने से आपको पता लग जाएगा कि वो कैसी मेंटेलिटी रखते हैं और सच में क्या सुनना चाहते हैं। नाउ कम ऑन द चैप्टर नंबर 7, अपने आइडियाज़ और स्पीच को सपोर्ट करें। आपने अपनी स्पीच लगभग तैयार कर ली है, साथ ही अपनी स्पीच से रिलेटेड कुछ सपोर्टिंग चीज़ें भी साथ रख ली है। सपोर्टिंग चीज़ों का मतलब है वो चीज़ जो आपकी स्पीच को और पावरफुल बनाने में हेल्प करती है। इससे ऑडियंस का आपके प्रति ट्रस्ट बनता है और लोग अच्छे से बातों को समझ पाते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल एक ऐसी चीज़ है जिससे स्पीच और भी ज़्यादा अच्छी बन सकती है। जस्ट सपोज एग्जांपल, आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। अब वैसे तो इस टॉपिक के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग इमेज या फिर अपने लैपटॉप में इससे जुड़ा कोई प्रेजेंटेशन बना के ले जाएं, तो आपकी स्पीच में लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपकी चीज़ें अच्छे से समझ भी आएगी। इसी के साथ स्पीच के दौरान अपनी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनका, या फिर ऑडियंस में से ही किसी को जवाब देने के लिए कहें।
इसके कुछ फिजिकल एग्जांपल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप अपनी ऑडियंस से बात करके पता लगाएं कि रिस्पॉन्स कैसा है, क्या वो स्पीच के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रख पाते हैं या फिर नेगेटिव अप्रोच। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो उनमें से कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाकर थोड़े बहुत मजाकिया तरीके से अपनी स्पीच से रिलेटेड कोई छोटा सा टास्क करने को कहे। इससे ऑडियंस को अच्छा फील होगा और स्पीकर्स की बातों से वो अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। कोई स्टोरी या फिर कोई इंसिडेंट भी बता सकते हैं। आइए इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका टॉपिक है इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ, तो इसे समझाने के लिए अपना कोई पुराना किस्सा शेयर कर सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई कहानी स्टोरी सुना सकते हैं, जिससे ऑडियंस के मन में सबसे ज़्यादा सुनने की एक्साइटमेंट जागेगी। या फिर कोई न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि डेटा से हमें कुछ ही पलों में चीज़ों की समझ हो जाती है और ट्रस्ट बनने लगता है। इसलिए अपनी बातों को वर्बली बताने के साथ साथ सपोर्ट के लिए डेटा भी शो करते रहें। सिर्फ वर्बली सुनने से लोगों को कुछ ही समय तक बात याद रहती है, जबकि डेटा जैसे ग्राफ या फिर कोई डायग्राम से ज़्यादा क्लियर समझ में आती है। या फिर इसके अलावा आप मोटिवेशनल क्विट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू कम ऑन द चैप्टर नंबर 8, स्पीच की बॉडी को ऑर्गेनाइज करें। देखिए, इस पॉइंट में आप जानेंगे कि कैसे अपनी स्पीच को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप अपनी बात समझा सकें। अगर आप कभी भी कोई भी बात अपनी स्पीच में बोल देंगे तो कोई भी आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जिनके जरिए आप अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि हल्की बातचीत और परिचय के साथ शुरू करना। अपनी स्पीच को स्टार्ट करते समय सबसे पहले अपनी ऑडियंस से बात करें और पता लगाएं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और वह इस स्पीच के टॉपिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद अपने टॉपिक का सबसे छोटा पार्ट और जो सबसे पहले आना चाहिए उसको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करें। बताते समय हमें ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, ताकि शुरुआत में ही आपके अंदर टॉपिक को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी आ जाए। ध्यान रहे कि शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाएं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें करें और ऑडियंस से इंटरेक्ट करके कनेक्शन बनाएं। इसके अलावा स्पेटियल ऑर्डर को फॉलो करें। अपनी स्पीच में थोड़ा सा परिचय देने के बाद आप अपनी स्पीच के मेन बॉडी पर आना है, जहाँ पर अपने टॉपिक के बारे में इन डेप्थ तक जाना है। इसके बाद इसके लिए स्पेटियल ऑर्डर तरीके को फॉलो करें, जैसे कि इस ऑर्डर का मतलब है एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फैक्ट को बताएं। एग्जांपल के लिए, आप किसी चीज़ की अच्छाई करते हुए आ रहे हैं तो उसके आगे भी उसकी अच्छाई के बारे में ही बात करें, फिर उसकी कमियों के बारे में, और फिर बाद में उन कमियों को ठीक करने के कुछ टिप्स या फिर कुछ तरीके बताएं। स्पीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो और जिनके बेस पर पूरी स्पीच तैयार होगी, उनको अलग अलग रखना है और उनके एग्जाम्पल्स को अलग रखना है। अगर आप दोनों को एक साथ मिला दोगे तो ऑडियंस नहीं समझ पाएगी कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है और क्या नहीं, उन्हें किस पर ध्यान देना चाहिए और किस पर नहीं। इसलिए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दूसरे एग्जाम्पल से अलग रखें। ऐसा करने से आप इफेक्टिवली अपनी बात रख पाएंगे। न्यू कम ऑन द चैप्टर नंबर 9, स्पीच की स्टार्टिंग और एंडिंग। हालांकि अब तक आप समझ चुके हैं कि हमें अपनी स्पीच की शुरुआत हल्के फुल्के परिचय से स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल तरीके बताए गए हैं जो स्पीच की ज़रूरतों और एंडिंग को अट्रैक्टिव बनाने के सबसे यूजफुल तरीके साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन तरीकों को एक्सेप्ट करें और इन्हें इंप्लीमेंट करें। सबसे पहला तरीका है ऑडियंस के साथ टॉपिक को जोड़ें। फॉर दिस प्लीज गिव देम अ डिटेल इंट्रोडक्शन अबाउट योर टॉपिक, देन आस्क देम सम क्वेश्चन आफ्टर गेटिंग द आंसर। आस्क अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस बाय सेइंग सम थिंग्स रिलेटेड टू देयर so that they understand what today's topic is about to happen, and the audience should be mentally prepared for it. इसके लिए सबसे पहले टॉपिक के बारे में उनको थोड़ा सा परिचय दें, फिर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें। जवाब मिलने के बाद आप उनकी बातों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कहकर ऑडियंस में से किसी और से अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि वह यह समझ जाए कि आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में है और ऑडियंस इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। क्यूटेशन के साथ शुरू करें। परिचय के बाद सबसे पहले किसी फेमस लाइन या फिर किसी फेमल क्यूटेशन के साथ अपनी बात को स्टार्ट करना है, जिससे लोग मोटिवेटेड फील करेंगे और स्पीच में दिलचस्पी लेने लगेंगे। स्टोरी बताएं। बचपन से ही हमें कहानी सुनना पसंद है। स्टोरी से सीखी गई बात डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसलिए इंट्रोडक्शन देने के बाद और एक मोटिवेटेड लाइन कहने के बाद अब ऑडियंस को स्पीच से रिलेटेड कोई इंसिडेंट या फिर कोई स्टोरी सुनाएं। इसके अलावा ऑडियो इक्विपमेंट या फिर कोई विजुअल एड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आप अपनी ऑडियंस को स्टोरी सुनाने के बाद हम अपनी स्पीच की मेन बॉडी पर आ चुके हैं, जहां अपनी स्पीच के बारे में हम बता रहे हैं। इस दौरान अपनी बातों को सिर्फ बोलकर समझाने की बजाय उससे जुड़े कुछ फोटोज या फिर कुछ वीडियो दिखाएं, विजुलाइज करें, अपनी स्पीच को समराइज करें। फिर अब आप अपनी आधे से ज़्यादा स्पीच को ख़त्म कर चुके हैं और अब आपको एंडिंग की तरफ बढ़ना है। इसलिए अब आप अपनी स्पीच को धीरे धीरे कम करना शुरू करें और ऑडियंस से ज़्यादा सवाल पूछना स्टार्ट करें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि स्पीच अब खत्म होने वाली है और उसी हिसाब से आपको जवाब भी दे पाए। ऐसा करने से आप स्पीच के एंड को भी एंजॉयबल बना सकते हैं। क्यूटेशन और गुड लक के साथ आप अपनी स्पीच को एंड करें। आप अपनी स्पीच को खत्म करने के बाद आपको स्टार्टिंग की तरह दोबारा एक मोटिवेटेड क्यूटेशन देना होगा,
ताकि लोग जाते समय भी मोटिवेटेड फील करें और उनको गुड लक विश करें, ताकि वह आपके लिए अपने मन में एक अच्छी इमेज लेकर जाए और अगली बार दोबारा आपकी स्पीच में आने के लिए तैयार रहे, फुल ऑफ रेडी रहे। न्यू कम ऑन द चैप्टर नंबर 10, स्पीच आउटलाइनिंग। अभी तक हमने देखा कि ऑडियंस के सामने स्पीच को कैसे बोलना है। अब आप जानने वाले हैं कि जब आप अपने लिए स्पीच लिख रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हम स्पीच कैसे लिख सकते हैं ताकि उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो और वह एक एक्साइटिंग स्पीच बन जाए। यहाँ पर एक अच्छी स्पीच लिखने के लिए रिटन फॉर्म में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि तैयारी का आउटलाइन। जब कोई स्पीकर स्टेज पर जाकर बोलता है तो वह सिर्फ एक पेपर पर ऐसे ही नहीं लिखी जाती, उसके बारे में सब लिखा होता है कि कब कौन सी लाइन बोलना है, क्या इंट्रोडक्शन देना है, क्या मेन बॉडी है और क्या एंडिंग है, कब किस चीज़ का एग्जाम्पल देना है, कब ऑडियंस से कौन सा क्वेश्चन पूछना है और कहाँ पर दोबारा बोलना है। इसी प्रोसेस को प्रिपरेशन आउटलाइन बोलते हैं। अब देखते हैं कि आप आउटलाइन प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। अपनी स्पीच के स्पेसिफिक पर्पस के बारे में क्लियर रहें। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी स्पीच के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी मेन बॉडी में क्या देना है, या फिर इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमें अपने स्पीच का टाइटल क्या रखना है, हमारी स्पीच किस चीज़ पर होने वाली है, हमें वह लिखना है। जैसे अगर स्पीच किसी देश के ऊपर है तो सबसे पहले ऊपर उस देश का नाम लिखना है और फिर ऑनलाइन या जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वह सब कुछ निकालना है। यह हमारे पहले स्टेप का हिस्सा है जहां पर हमें यह डिसाइड करना है कि स्पीच का क्या टाइटल होगा और स्पीच इस टॉपिक पर होगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को पहचानें। अब अपनी स्पीच का टाइटल डिसाइड करने के बाद आपको देखना है कि स्पीच के हमें परिचय में कौन सा हिस्सा डालना है, बॉडी में कौन सा हिस्सा डालना है और स्पीच को एंड करते समय उसमें से कौन सा पार्ट उसके अंदर डालना है। क्योंकि अगर यह अच्छे से डिसाइड नहीं करेंगे तो हमें कब क्या बोलना है तो हमारी पूरी स्पीच आगे पीछे हो सकती है और ऑडियंस को कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पूरी स्पीच में एक फ्लो को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आप पहले कुछ और बोल रहे हैं और बाद में कुछ और बोलने लग जाएं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बात इससे ही गलत हो जाए कि ऑडियंस दिलचस्पी लेना छोड़ दे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज़ की अच्छाई बताते हुए आ रहे हैं तो अभी भी हमें उसकी अच्छाई ही बतानी है। अगर उसके बारे में कुछ भी गलत हो तो पहले अच्छाई वाला पूरा करना है, उसके बाद हमें उसके बारे में कुछ गलत फैक्ट को बताना है ताकि ऑडियंस को समझ आए कि पहले अच्छाई थी और अभी गलत है। दोनों को एक में ही मिला देने से उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और वह उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। न्यू चैप्टर नंबर 11, लैंग्वेज का स्मार्टली यूज़ करें। अगर आप स्पीच में जो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वह क्लियर और ऑडियंस से कनेक्टेड करने वाली है तो यह बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब है आप किस टोन में बात कर रहे हैं। ध्यान रहे कहीं आपकी बात सामने वाले को गलत तो नहीं लग रही है, या फिर आप जो चीज़ कहना चाह रहे हैं वहाँ लिखा तो सही है लेकिन अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। अपनी पूरी स्पीच के दौरान बहुत ही आराम से बोलें। अब आराम से बोलने का मतलब धीरे बोलना नहीं है। हो सकता है टॉपिक में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद ना हो पर आप उसके खिलाफ बोलने वाले नेगेटिव बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके लिए आपको वही बोलना है जो आपने लिखा है। देखिए, रियलिस्टिक बातों से अगर किसी को हर्ट हो सकता है तो अपनी बातें इस तरह रखें ताकि ऑडियंस को बुरा ना लगे और बात का मतलब भी समझ जाए। न्यू चैप्टर नंबर 12, डिलीवरी, बातों को लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, अब तक आपने समझ लिया है कि आपको अपनी स्पीच कैसे लिखनी है, स्पीच में कौन कौन से वर्ड्स या फिर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, स्पीच में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, अपनी ऑडियंस को कैसे जोड़ के रखना है, यानी ऐसा क्या बोलें ताकि हमारी ऑडियंस स्पीच में इंटरेस्ट लेती रहे। अब हम देखते हैं स्पीच बोलते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बातों को ऑडियंस तक पहुंचाना है, यानी कोई भी चीज़ बोलने या फिर बताने का तरीका। आप खुद ही सोचिए, आज तक जितने भी पब्लिक स्पीकर्स को देखा है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वह कोई भी बात बोल रहे हो, वह जो भी बोलते हैं फुल जोश और पूरे होश में बोलते हैं। इससे आपकी बातों का इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट बढ़ने लगता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जाना होगा और सोचने का नज़रिया थोड़ा और साफ हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर एक्सपीरियंस हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बातचीत से ही तो समझ बनती है। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए थॉट, एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव के साथ। आप देख रहे थे ब्रेनविल, जहाँ बात होती है रियल लर्निंग की बिना दिखावे के। टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर पोटेंशियल। थैंक यू।